विशाल और साफ कमरे में एक हल्का कोहरा निकला और हवा में उठ गया, जिसने पूरे कमरे को ढक लिया, जब तक कि यह कुछ हद तक विकृत नहीं हो गया। कमरे के बीच में एक बड़ा लकड़ी का बेसिन रखा गया था। बेसिन में पन्ना हरा रंग का तरल भरा हुआ था। इसके अंदर एक युवक का नग्न शरीर क्रॉस लेग करके बैठा था। उसकी आंखें बंद थी और उसके हाथों में प्रशिक्षण के लिए मुहर थी। उसने पन्ना रंग के औषधीय तरल के भीतर की कोमल ऊर्जा को धीरे धीरे अपने शरीर के अंदरूनी हिस्से में प्रवेश करने दिया, ताकि उसके शरीर में उन लगभग जीर्ण शीर्ण क्यूई पथों की मरम्मत हो सके। जैसे जैसे प्रशिक्षण आगे बढ़ा, लकड़ी के बेसिन में पन्ना रंग का तरल धीरे धीरे और अधिक स्पष्ट होता गया। अंत में पन्ना रंग पूरी तरह से गायब हो गया और उसकी जगह साफ पानी आ गया, जहां से बेसिन के नीचे का हिस्सा देखा जा सकता था। प्लॉप! एक छोटे सांप का सिर अचानक पानी के नीचे से ऊपर उठा। इसकी पूंछ बार बार पानी की सतह पर छप रही थी। खुशी उसकी पीली बैंगनी सांप की आंखों में भर गई, ये महसूस करते हुए कि जिस तरल पदार्थ में वह डूबा हुआ था, उसमें मौजूद ऊर्जा समाप्त हो गई थी। जियाओ यान ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने अपने शरीर के बगल में खुश स्वर्ग निगलने वाले अजगर को देखा और मुस्कुराया। सावधानी से उसने अपने शरीर को घुमाया और फिर धीरे धीरे एक पल बाद एक मुंह में मोटी हवा छोड़ी। एक नरम आवाज में उसने बुदबुदाया, शिक्षक द्वारा तैयार किया गया उपचार तरल पदार्थ वास्तव में बहुत अच्छा प्रभाव डालता है। केवल 3 दिनों में मेरे जीर्ण शीर्ण क्यूई पथ अधिक लचीले हो गए हैं। अब मेरे क्यूई पथ डू क्यूई के संचलन का समर्थन करने में सक्षम होने चाहिए। जब से वह जागा था, 3 दिनों में जियाओ यान ने जियाओ डिंग से अनुरोध किया कि वो उसे बड़ी मात्रा में औषधीय सामग्री खरीदने में मदद करे, जिसकी उसे जरूरत थी। जिसके बाद उसने अपने दांत भींचे और उस दर्द को सहन किया, जो तब हुआ जब डू क्यूई उसके क्यूई पथों से गुजरा। भंवर के भीतर अंतिम शेष तरल ऊर्जा को डू क्यूई लॉ में बदलने के लिए निर्देशित किया। इस तरह उसने कुछ कठिनाई के साथ कुछ औषधीय तरल पदार्थों को परिष्कृत किया। एक बार जब उसने औषधीय तरल का पहला बैच खत्म कर लिया, तो जियाओ यान के रिकवरी में काफी तेजी आई। इस तरह से औषधीय तरल में 3 दिनों तक भिगोने के बाद उसके शरीर में जीर्ण शीर्ण क्यूई पथ पहले से ही धीरे धीरे खुद को ठीक कर चुके थे और कुछ दिनों पहले की दुखद स्थिति से कहीं बेहतर स्थिति में थे। जियाओ यान लकड़ी के बेसिन से उठ खड़ा हुआ और अपने शरीर को साफ किया। उसने बेतरतीब ढंग से कपड़े पहन लिए, जिसके बाद उसने अपना हाथ उठाया और स्टोरेज रिंग के भीतर से एक हल्के हरे रंग की चमक निकली। अंत में ये एक हरे रंग के कमल में बदल गया, जो जियाओ यान के सामने लटका हुआ था और एक हल्की चमक उत्सर्जित कर रहा था। लकड़ी के बेसिन के किनारे पर अपने पैर की उंगलियों को धीरे से दबाते हुए जियाओ यान तैरता हुआ हरे रंग के कमल पर उतरा। उसने खुद को क्रॉस लेग करके बैठाया और उसके हाथों ने एक बार फिर प्रशिक्षण मुहर बनाई। तुरंत उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करना शुरू कर दिया। जियाओ यान के अपने प्रशिक्षण मोड में प्रवेश करने के कुछ समय बाद आसपास की जगह में थोड़ा उतार चढ़ाव होने लगा। हरे कमल के प्रकाश आवरण से होकर धब्बेदार ऊर्जा के धागे गुजरे और लगातार जियाओ यान के शरीर में भर गए। पहले जब भी ऊर्जा जियाओ यान के शरीर में प्रवेश करती, तो उसका चेहरा थोड़ा सा हिलता। हालांकि जैसे जैसे ऊर्जा लगातार उसके शरीर में भरती गई, जियाओ यान, जो दर्द का आदी हो चुका था, इस एहसास को अनदेखा करने में सक्षम हो गया। उसने धीरे से अपने दांत भींचे, इस धब्बेदार ऊर्जा को परिष्कृत किया और इसे अपने क्यूई पथ और मांसपेशियों में मिला दिया। जिसके बाद उसने अपने मन को अपने शरीर में उतारा और धीरे धीरे ठीक हो रही ताकत को महसूस किया। इसके बाद के समय में जियाओ यान ने याओ लाओ द्वारा बताई गई स्वास्थ्य लाभ योजना के अनुसार निर्देशों का चरण दर चरण पालन किया। उसके शरीर में भयानक चोटें धीरे धीरे संतोषजनक गति से ठीक होने लगी। इस गति के अनुसार
उसे 1 महीने के भीतर अपनी पहले जैसी स्थिति में वापस आ जाना चाहिए। शांत स्वास्थ्य लाभ की इस अवधि के दौरान जियाओ यान, जिसके पास बहुत खाली समय था, ने अपनी कीमियागर पहचान को फिर से हासिल कर लिया। हर दिन वो जियाओ डिंग से बड़ी मात्रा में औषधीय सामग्री खरीदने का अनुरोध करता था। फिर वो कुछ उपचारात्मक दवाइयों को परिष्कृत करता था, जो बड़ी मात्रा में काफी अच्छी गुणवत्ता की होती थी। जिस अवधि में वो दवा को परिष्कृत कर रहा था, जियाओ यान ने कुछ हद तक आश्चर्यजनक खोज की। मूल रूप से उसके पास लपटों पर जो नियंत्रण था, वो उसके लिए एनर्जी रिकवरी पिल जैसी औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने के लिए अपर्याप्त था, जिसे टियर 3 औषधीय गोली माना जा सकता है। हालांकि इस बार वो ये जानकर दंग रह गया कि किसी अज्ञात कारण से उसकी लपटों को नियंत्रित करने की क्षमता तेजी से बढ़ी है। यहां तक कि एनर्जी रिकवरी पिल को भी वो परिष्कृत करने में सक्षम था। हालांकि विफलता की दर काफी अधिक थी, फिर भी वो सफल होने में कामयाब रहा। थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रहने के बाद जियाओ यान के दिल में समझ दिखाई दी। इसका संभवतः इंग्री बुद्ध लोटस फ्लेम बनाने से कुछ संबंध था। अतीत में ग्रीन लोटस कोर फ्लेम पर जियाओ यान के नियंत्रण की सीमा को लगभग पूरी तरह से गड़बड़ कहा जा सकता है। वो केवल इतना ही कर सकता था कि अपनी मुट्ठी के चारों ओर लौ को लपेटे और इसका उपयोग अपनी हमले की ताकत बढ़ाने के लिए करे, या लौ का उपयोग एक प्राथमिक तरीके से करे और उसे बाहर निकाल दे। हालांकि इसे बाहर निकालने के बाद जियाओ यान के पास इसकी हमलावर दिशा को नियंत्रित करना जारी रखने की क्षमता नहीं थी। इसलिए यदि बाहर निकाली गई लौ लक्ष्य पर नहीं लगी, तो उस हमले में बस बहुत अधिक ऊर्जा बर्बाद हो जाती। हर बार जब जियाओ यान को याद आता कि याओ लाओ ने हड्डी को ठंडा करने वाली लौ को कैसे नियंत्रित किया, तो उसका दिल ईर्ष्या से भर जाता था। यदि याओ लाओ ही वो व्यक्ति था जो उस समय 8 पंखों वाले काले सर्प सम्राट के खिलाफ लड़ाई में नियंत्रण में था, तो जियाओ यान ने निश्चित रूप से ये कहने की हिम्मत की कि 8 पंखों वाला काला सर्प सम्राट अत्यंत भयानक स्थिति में होगा। याओ लाओ जियाओ यान की तरह भी नहीं होगा, जिसे वास्तव में उसके प्रतिद्वंद्वी द्वारा उपहास का पात्र बनाया गया था जब उसने हड्डी द्रुत शीतन लौ को नियंत्रित किया था। याओ लाओ की नियंत्रण क्षमता के साथ वो छोटी छोटी हड्डी द्रुत शीतन लौ की लपटें छोड़ने में सक्षम था, जो फिर जमीन पर चलती और अचानक हमला करने से पहले चुपचाप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती। इस तरह भले ही वो लक्ष्य से एक अच्छी दूरी पर हो, वो प्रतिद्वंद्वी को बर्फ की नक्काशी या राख के समूह में बदलने में सक्षम होगा, बिना किसी को पता चले। लौ को नियंत्रित करने की ये अजीब तरह की विधि कुछ ऐसी थी जिसे जियाओ यान ने गुप्त रूप से चाहा था। हालांकि ये अतीत में उसकी ताकत के साथ एक मात्र कल्पना थी। अपनी लौ नियंत्रण क्षमता में अचानक और भारी वृद्धि के साथ भी, जिसे उसने गलती से एंग्री बुद्ध लोटस फ्लेम बनाकर प्राप्त किया था, कुछ ऐसा जो इतना भयानक था कि एक डू हुआंग भी चौंक जाएगा। उसे याओ लाओ के नियंत्रण के स्तर को प्राप्त करने से पहले अभी भी एक बड़ी दूरी तय करनी थी। 8 पंखों वाले काले सर्प सम्राट के साथ लड़ाई के बाद जियाओ यान का दिल आखिरकार स्वर्गीय ज्वाला के लिए अपने नियंत्रण की डिग्री पर अधिक ध्यान देने लगा। वो अपने दिल में स्पष्ट था कि जब वो अपने नियंत्रण की डिग्री को याओ लाओ के समान प्रशिक्षित करने में सक्षम होगा, तो उसकी लड़ने की शक्ति निश्चित रूप से अचानक बढ़ जाएगी। एक बार जब जियाओ यान ने यह दृढ़ संकल्प और विचार किया, तो परिष्कृत दवा की इस अवधि के दौरान उसके लिए जो शोधन की आवश्यकता थी, वो लगभग कठोर होने की सीमा तक पहुंच गई थी। हालांकि जियाओ यान के शरीर में वर्तमान में डू क्यूई की कमी थी। स्वर्गीय ज्वाला को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक मुख्य ऊर्जा निरंतर आध्यात्मिक शक्ति थी। यह भी कुछ ऐसा था जो वर्तमान जियाओ यान के पास प्रचुर मात्रा में था, और वह इसमें सबसे उत्कृष्ट था। इसलिए आंगन के कोने में जो कुछ गर्म हवा से सूंघा गया था, रेगिस्तानी धातु भाड़े के सैनिक बार बार कई अलग अलग प्रकार की औषधीय सामग्री ले जाने लगे। जब वे बाहर आए
तो उनके चेहरे पर विस्मय था, क्योंकि वे जेड की बोतलों के विशाल ढेर को ले जा रहे थे। इन जेड की बोतलों में उच्च गुणवत्ता वाली उपचारात्मक दवाइयां थी, जो रॉक डेजर्ट सिटी में शायद ही कभी देखी जाती थी। और साथ ही कुछ एनर्जी रिकवरी पिल भी थी, जिन्हें यहां कोई नहीं खरीद सकता था, भले ही उसके पास पैसे हों। ये औषधीय गोलियां, जो बाजारों में बेहद दुर्लभ थी। ऐसा लग रहा था कि आंगन के भीतर काले कपड़े पहने युवक के हाथों से फेंका गया कचरा था और बेतरतीब ढंग से एक कोने में ढेर कर दिया गया था। इतनी बड़ी दौलत देखकर हर कोई दंग रह गया। क्या ये एक कीमियागर की महानता थी? जैसे जैसे दिन बीतते गए, वे डेस्टमेटल भाड़े के सैनिक जिन्होंने औषधीय सामग्री पहुंचाई थी और आंगन से औषधीय गोलियां वापस ली थी, वे भी धीरे धीरे सुन्न हो गए। आखिरकार जो कोई भी ऐसे माहौल में लंबे समय तक रहा हो, वो ऐसा व्यवहार नहीं करेगा जैसा उसने शुरू में किया था। औषधीय गोली की बोतल के सामने खड़ा होकर और बिना सोचे समझे लंबे समय तक उसे घूरता रहा। आंगन में मौजूद जियाओ यान ने चुपचाप आराम करना छोड़ दिया। हर दिन जब वो स्वस्थ होने के लिए जरूरी कदम उठा लेता, तो वो अपनी औषधीय कड़ाही के सामने बैठ जाता और बार बार स्वर्गीय ज्वाला पर नियंत्रण का अभ्यास करता, जब तक कि उसकी आत्मा उसका साथ न दे सके। उसके बाद ही वो आराम करना शुरू करता। इस तरह के कठिन प्रशिक्षण के तहत, जहां वो सोना और खाना भूल जाता था, जियाओ यान स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि स्वर्गीय ज्वाला को नियंत्रित करने की उसकी क्षमता धीरे धीरे बढ़ गई थी। आंगन में जियाओ यान एक पत्थर की बेंच पर पैर मोड़कर बैठा था। उसके सामने गहरे लाल रंग की कड़ाही में एक हल्के हरे रंग की लौ अशांत रूप से तड़प रही थी। गर्म लौ की लहरों के हिस्से दूर से भी महसूस किए जा सकते थे। जियाओ यान की 10 लंबी उंगलियां उसके सामने सपाट और जांची हुई थी। 10 उंगलियां चमक उठीं और कड़ाही में हरे रंग की लौ उनके साथ नाचने लगी। लचीला रूप एक आज्ञाकारी ज्वाला आत्मा की तरह था। जियाओ डिंग और जियाओ ली चुपचाप आंगन के दरवाजे पर खड़े थे। जियाओ यान के हाथों के इशारों की निरंतर गति को देख रहे थे। उनके चेहरे विस्मय से भरे हुए थे। इस हद तक लौ को नियंत्रित करने में सक्षम होना उनकी आंखों में पहले से ही कुछ हद तक अविश्वसनीय था। लेकिन जियाओ यान के चेहरे पर हल्की सी झुर्रियां देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अभी भी थोड़ा असंतुष्ट था। कड़ाही में लौ एक पल के लिए उठी। जियाओ यान ने अपनी आंखें धीरे से उठाई, अपनी उंगली को हिलाया और एक हल्की हवा ने कड़ाही के ढक्कन पर दस्तक दी, जिससे वो उड़ गया। उसके हाथ के इशारे से कुछ गोल औषधीय गोलियां बाहर निकली, जिसके बाद वे धीरे धीरे एक जेड बोतल में गिर गई। जेड की बोतल पकड़े हुए जियाओ यान ने लापरवाही से उस पर एक नजर डाली और फिर उसे जियाओ डिंग और जियाओ ली की ओर फेंक दिया। उसने तुरंत अपनी कमर को फैलाया और अपने शरीर में लगी चोट को महसूस करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे पर तुरंत आश्चर्य उभर आया कि लगता है मैं बहुत जल्दी ठीक हो रहा हूं। आधे महीने से ज्यादा की देखभाल के बाद उसके शरीर में क्यूई पत आधे से ज्यादा ठीक हो चुके थे। इससे जियाओ यान, जो प्रशिक्षण मुद्रा में था, आश्चर्यचकित हो गया। दरवाजे पर जियाओ डिंग ने जेड की बोतल को पकड़ा, जो जियाओ ली के साथ धीरे धीरे आंगन में चलने से पहले उड़ गई। उसने जियाओ यान का सामना किया और मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हारी चोट कैसी है? बुरी नहीं है। जियाओ यान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगला चरण ठीक होने का आखिरी चरण होगा। 5 दिनों में पूरी तरह से ठीक हो जाना मेरे लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। स्कत्स्का, तुम वाकई एक असामान्य व्यक्ति हो। इस तरह की भयानक चोटों के साथ तुम्हें इस हद तक ठीक होने में सिर्फ 20 दिन लगे। तुम्हारा शरीर वास्तव में ईर्ष्या का कारण है। जियो डिंग और जियो ली के चेहरे पर आश्चर्य था और वे हंस रहे थे। जियो यान ने अपना हाथ हिलाया। अपने दिल में वो स्पष्ट रूप से जानता था कि वो इस गति से ठीक होने में सक्षम क्यों था। इसका 30% हिस्सा
उसके शरीर की वजह से था, जिसे ग्रीन लोटस कोर फ्लेम ने मजबूत किया था, और 70% उस रिकवरी प्लान की वजह से था, जिसे याओ लाओ ने बड़ी मेहनत से तैयार किया था। केवल उन दोनों के साथ मिलकर काम करने से ही वो इतनी गति हासिल करने में सफल हो पाया। ओल्ड है कहाँ है? जियो यान पत्थर की बेंच से नीचे कूद गया और बेतरतीब ढंग से पूछा, हाँ, जब से तुमने उसे कुछ औषधीय सामग्री का नाम दिया है, ऐसा लगता है कि वो इन कुछ दिनों के दौरान रॉक डेवर्ट सिटी की हर एक औषधीय दुकान पर भाग गया है। मुझे लगता है कि अगर उसे तुम्हारी रक्षा करने के लिए यहां रहने की जरूरत नहीं होती, तो वो शायद दूसरे शहरों में भाग जाता। जियो ली हंसा। जियो यान हंसा और अपना सिर हिलाया। ये सभी औषधीय सामग्री अत्यंत दुर्लभ वस्तुएं थी। जब तक हाइबो डोंग को आसमान से पाई गिरने का सौभाग्य नहीं मिलता, तब तक उसके लिए रॉक डेजर्ट सिटी के भीतर औषधीय दुकानों में इन औषधीय सामग्रियों को पाना लगभग असंभव था। ऐसा लग रहा था कि हाइबो डोंग वास्तव में अपनी चरम शक्ति को जल्दी से जल्दी वापस पाना चाहता था। मुझे कल अंतिम उपचार भाग शुरू करना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके अपनी शक्ति को वापस पाकर ही मैं याओ लाओ को कुछ प्राकृतिक अनोखी चीजें खोजने में मदद कर सकता हूं, जो उसे अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जल्दी से जल्दी वापस पाने में मदद कर सकती है। जियाओ यान के हाथ ने धीरे से काले रंग की अंगूठी को रगड़ा और उसने धीरे से बुदबुदाया। इसके अलावा 3 साल के समझौते का समय भी करीब आ रहा है। विशाल कमरे में बिस्तर पर क्रॉस लेग करके बैठे जियाओ यान ने अचानक और धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसने अपनी मुट्ठी कसकर बंद की और धीरे से कहा, अब अंतिम चरण पर आगे बढ़ने का समय आ गया है। जियाओ यान ने अपनी उंगली पर काले रंग की अंगूठी को धीरे से रगड़ा, जिसके बाद उसने तुरंत अपने दोनों हाथों का उपयोग करके अपनी जांघों से आराम कर रहे स्वर्ग निगलने वाले अजगर को उठाया और बिस्तर पर रख दिया। उसकी उंगली उसके छोटे से सिर पर दबाते हुए उसने मुस्कुराते हुए कहा, छोटा साथी, चुपचाप यहां रुको। मेरे लिए कोई परेशानी मत पैदा करो। अगर यह संभव है तो तुम मेरी रक्षा करने में मदद कर सकते हो। किसी को भी मुझे बाधित मत करने दो, समझे? पहले विकास से गुजरने के बाद वर्तमान स्वर्ग निगलने वाले अजगर में निस्संदेह कुछ बुद्धि आ गई थी। इसलिए वो जियाओ यान के कुछ शब्दों को समझने में सक्षम था। उसने तुरंत अपनी पीली बैंगनी सांप की आंखों को झपकाया और बार बार अपने छोटे से सिर को हिलाया। जैसे ही उसने अपनी सांप की जीभ बाहर निकाली, उसने एक हल्की फुफकार निकाली। जियाओ यान मुस्कुराया और स्वर्ग निगलने वाले अजगर के बर्फीले शरीर को रगड़ा। फिर उसने अपना हाथ हिलाया और एक हरे रंग का कमल का आसन धीरे धीरे स्टोरेज रिंग के भीतर से प्रकट हुआ। अंत में यह हवा में लटका हुआ था और एक हल्की हरी चमक उत्सर्जित कर रहा था। जियाओ यान ने अपना शरीर उठाया और कोमल तरीके से कमल पर छलांग लगाई। वो क्रॉसलेग बैठ गया, एक गहरी सांस ली और एक बार फिर से उस जानकारी को याद किया जो याओ लाओ ने पीछे छोड़ी थी। उसकी उंगली ने धीरे से स्टोरेज रिंग पर टैप किया और एक वस्तु जो घने हरे प्रकाश में ढकी हुई थी उसकी हथेली पर दिखाई दी। जब कोई इसे ध्यान से देखता था तो ये वास्तव में एक छोटा कमल का बीज था। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये अग्नि कमल का बीज, जिसे परफेक्ट फायर स्पिरिट के रूप में जाना जाता है, उतना ही रहस्यमय है जितना कि शिक्षक ने कहा था। अपनी हथेली में पन्ना कमल के बीज को देखते हुए जियाओ यान ने कुछ संदेह से फुसफुसाया। उसे स्पष्ट रूप से याद था कि मैग्मा के नीचे याओ लाओ का इसका मूल्यांकन बहुत अधिक था। ये फायर लोटस सीड एक अनोखा खजाना था जिसे जियाओ यान ने उस समय ग्रीन लोटस कोर फ्लेम की खोज करते हुए पाया था। यह वास्तव में अप्रत्याशित था कि याओ लाओ ने जिस अंतिम उपचार की बात की थी उसके लिए वास्तव में इसकी आवश्यकता थी। जियाओ यान ने अपनी उंगलियों के बीच कुछ नरम कमल के बीज को धीरे से पकड़ा। जियाओ यान के लिए यह कल्पना करना मुश्किल था कि यह छोटी सी चीज, जो आकर्षक नहीं थी, को एकत्रित होने और बनने में वास्तव में 100 साल लगेंगे।
वास्तव में इसके भीतर कितनी बड़ी मात्रा में ऊर्जा छिपी होगी? विस्मय में अपना सिर हिलाते हुए जियाओ यान ने तेजी से अपने हाथों से प्रशिक्षण मोहर बनाई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और एक पल बाद धीरे धीरे प्रशिक्षण मोड में प्रवेश किया। उसका मन भी धीरे धीरे उसके शरीर में उतर गया। जिस क्षण वो प्रशिक्षण मोड में प्रवेश करता है, जियाओ यान अपनी उंगली हिलाता है। उसकी उंगली की नोक पर फायर लोटस सीड उसके चौड़े खुले मुंह में सटीक रूप से डाला गया था। एक बार जब फायर लोटस सीड उसके शरीर में प्रवेश करता है, तो जियाओ यान का पीला चेहरा अचानक ज्वालामुखी की तरह लाल हो जाता है। उसके सिर के सिरे से एक सफेद कोहरा ऊपर की ओर उठने लगा, जिससे वो भयावह दिखने लगा। इस समय जियाओ यान के पास ये सोचने का समय नहीं था कि उसका बाहरी रूप उचित है या नहीं। जिस क्षण अग्नि कमल बीज उसके मुंह में गया, वो तेजी से एक गर्म ऊर्जा में बदल गया, जिसके बाद ये उसके गले के साथ साथ चला और एक अभिमानी तरीके से हिंसक रूप से नीचे की ओर गिरा। अग्नि कमल बीज से परिवर्तित हुई गर्म ऊर्जा तेजी से जियाओ यान के क्यूई पथों में प्रवाहित हुई। तुरंत जियाओ यान ने जिस क्यूई पथ को स्वास्थ्य में वापस लाने के लिए आधे महीने से अधिक समय तक मेहनत की थी, वो किसी छोटे सांप की तरह हिंसक रूप से सिकुड़ गया, जिस पर किसी ने पैर रख दिया हो। एक तीव्र दर्द के कारण जियाओ यान के कसकर भीगे हुए दांतों के बीच से ठंडी हवा के झोंके बाहर निकलने लगे। जियाओ यान ने अपने दांत एक दूसरे से चिपकाए रखे। उसका शरीर, जो हरे कमल के आसन पर क्रॉसलेग करके बैठा था, बार बार कांप रहा था। इस तीव्र दर्द के कारण उसके शरीर के सभी छिद्र अचानक सिकुड़ गए। जैसे ही जियाओ यान ने अपने दांत भींचे और सहा, उसके क्यूई पथों से होने वाला वो प्रारंभिक तीव्र दर्द कुछ पल के लिए बना रहा, फिर धीरे धीरे कम हो गया। इस समय जियाओ यान, जिसका माथा ठंडे पसीने से भर गया था, ने आखिरकार राहत की सांस ली। उसने अपने शरीर की स्थिति को देखते हुए अपने मन को स्थिर करना जारी रखा। फायर लोटस सीड से परिवर्तित होने वाली गर्म ऊर्जा कुछ हद तक भयावह सीमा तक भारी थी। जहां भी ये गुजरी, क्यूई पथों पर सतह की फिल्म परत गर्म तापमान से जल गई थी। ये जानना चाहिए कि ये फिल्म जियाओ यान की कड़ी मेहनत का फल थी, जो आधे महीने की अवधि के दौरान बनाए गए 100 से अधिक औषधीय तरल पदार्थों के सावधानीपूर्वक सेवन से बनी थी। फिल्म जल गई। हालांकि फायर लोटस सीड की क्रिया ने जियाओ यान के चेहरे पर कड़वाहट को गायब कर दिया। जहां जहां से गर्म ऊर्जा गुजरी, वहां वहां पन्ना जैसी छोटी छोटी तरल की बूंदें रह गई, जो अंगूठे के आकार से भी छोटी थी। तरल की बूंदें क्यूई पथ की दीवारों से चिपक गई और एक जीवित प्राणी की तरह छटपटाने लगी, जिसके बाद वे क्यूई पथ की दीवारों में इतनी तेजी से पिघलने लगी कि उन्हें नंगी आंखों से देखा जा सकता था। बड़ी ऊर्जाओं से भरे पन्ना तरल के विलय के बाद नंगी क्यूई पथ की दीवारें, जो उच्च तापमान से जलकर पूरी तरह लाल हो गई थी, तेजी से हल्के हरे रंग के अज्ञात तरल की एक परत में घुलने लगी। इन तरल पदार्थों ने क्यूई पथों की दीवारों को ढक दिया और एक पल बाद ये वास्तव में फायर लोटस सीड की ऊर्जा से ग्रिल किए जाने के बाद एक हरे रंग की क्यूटिकल में जम गई। इन क्यूटिकल्स ने जियाओ यान के क्यूई पथों की दीवारों को मजबूती से ढक दिया। इसकी रक्षात्मक शक्ति जियाओ यान की पिछली फिल्म परत से कई गुना ज्यादा मजबूत थी। हरे रंग की क्यूटिकल के प्रकट होने के बाद जियाओ यान के क्यूई पथों से निकलने वाली तीव्र पीड़ा की भावना अंततः पूरी तरह से गायब हो गई। स्पष्ट रूप से फायर लोटस सीड के मजबूत होने के बाद जियाओ यान के क्यूई पथों में कठोरता की डिग्री उससे भी अधिक हो गई थी, जो उसके घायल होने से पहले थी। अधिकांश महत्वपूर्ण क्यूई पथों को हरे रंग की क्यूटिकल की एक परत से पूरी तरह से ढकने के बाद फायर लोटस सीड द्वारा जारी की गई गर्म ऊर्जा भी कुछ हद तक कम हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि पन्ना रंग का तरल, जो एक साधारण दिखने वाला था, वास्तव में फायर लोटस सीड का सार था। एक बार जब फायर लोटस सीड
ने क्यूई पथों को एक रक्षात्मक परत से ढक दिया तो ये एक जंगली बैल की तरह रह गया, जिसकी आंखें ढकी हुई थी क्योंकि ये उत्पात मचा रहा था। हालांकि जियाओ यान के दिमाग ने इसे आगे बढ़ने के लिए निर्देशित करने की कोशिश की थी, लेकिन वो असहाय रहा। ये ऊर्जा बहुत बड़ी थी। इसे खींचने और इसे नियंत्रित करने की उसकी उम्मीदें निस्संदेह कुछ मुश्किल लग रही थी। जियाओ यान के क्यूई पथों के भीतर गर्म ऊर्जा अथक रूप से प्रसारित हुई। जैसे जैसे परिसंचरण की तीव्रता बढ़ती गई, हल्के हरे रंग की गैस के धागे धीरे धीरे निकलते गए। कुछ हल्की नम गैस अजीब तरह से क्यूटिकल परत की रुकावट को पार कर गई और अंदर सबसे कमजोर क्यूई पथों में सफलतापूर्वक प्रवेश कर गई, जिसके बाद इसने धीरे धीरे क्यूई पथों को लगी चोटों को ठीक किया। जैसे जैसे ये गैस निकाय अधिकाधिक संख्या में बढ़ते गए, कुछ नम गैस निकाय क्यूई पथों से भी गुजरे और बिना किसी गंतव्य के जियाओ यान के शरीर के भीतर बेतरतीब ढंग से तैरने लगे। ऐसा लगता है कि चारों ओर तैरती गैसों के निकायों को महसूस करना एक बहुत बड़ा टॉनिक था। जियाओ यान के शरीर का अंदरूनी हिस्सा, उसकी मांसपेशियां, कोशिकाएं, हड्डियां आदि सभी अंग जो घायल हो गए थे, अचानक पुनर्जीवित हो गए। वे थोड़ा हिले और लालच से नम गैस को निगल गए। इस समय जियाओ यान के शरीर का बाहरी और आंतरिक भाग एक अथाह गड्ढे की तरह था, क्योंकि ये लालच से हरे रंग के कोहरे को अवशोषित कर रहा था, जो फायर लोटस सीड के भीतर से निकलने के अपने प्रयास में निरंतर था। इस पागल निगलने के बाद जियाओ यान स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसका शरीर लगातार कुछ हद तक भयावह गति से अपनी चरम स्थिति की ओर बढ़ रहा था। इस गति के अनुसार घायल होने से पहले की स्थिति में वापस आना केवल समय की बात थी। क्यूई पथों के भीतर गर्म ऊर्जा ने अपने दिमाग से फायर लोटस सीड ऊर्जा को नियंत्रित करने की कोशिश करने से पहले अज्ञात संख्या में बार प्रसारित किया। 100 से अधिक प्रयासों के विफल होने के बाद उसने अंततः फायर लोटस सीड से ऊर्जा को फ्लेम मंत्र मार्ग में सफलतापूर्वक खींच लिया। ऊर्जा फ्लेम मंत्र क्यूई मेथड के लिए मार्ग के साथ प्रसारित हुई। हर बार जब यह विशाल गर्म ऊर्जा एक चक्र पूरा करती थी, तो हरे रंग के कोहरे से भरा कुछ हिस्सा उस कुछ सिकुड़े हुए भंवर में डाला जाता था। ऊर्जा की विशाल मात्रा ने अथक रूप से क्यूई विधि मार्ग का अनुसरण किया और प्रसारित हुई। एक के बाद एक ऊर्जा के प्रवाह के साथ भंवर में हरे रंग के ऊर्जा तरल की बूंदें आखिरकार फिर से बनने लगी, जिसके बाद ये भंवर में टपकने लगा। पलक झपकते ही सिकुड़े हुए भंवर का अंदरूनी हिस्सा एक बार फिर भरपूर हो गया। प्रशिक्षण में लगने वाले समय का कोई प्रावधान या प्रतिबंध नहीं था, जबकि जियाओ यान का मन उसके आंतरिक शरीर में चक्कर लगा रहा था। उसे नहीं पता था कि बाहरी दुनिया में कितना समय बीत चुका था। वो केवल इतना जानता था कि उसका शरीर जो एक भयानक चोट से पीड़ित था, वो पहले से ही फायर लोटस सीड द्वारा पूरी तरह से ठीक हो चुका था। हालांकि मरम्मत पूरी हो चुकी थी, लेकिन जिस चीज ने जियाओ यान को कुछ हद तक स्तब्ध महसूस कराया, वो थी गर्म ऊर्जा जो अभी भी उसके क्यूई पथों के भीतर बार बार घूम रही थी। हो सकता है कि इसकी ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा खपत हो गया हो, लेकिन फायर लोटस सीड की बची हुई ऊर्जा ने जियाओ यान को कुछ हद तक स्तब्ध कर दिया। उसके अनुमान के अनुसार उसके लगभग जीर्ण शीर्ण शरीर की मरम्मत में संभवतः उसकी ऊर्जा का केवल 1/3 ही इस्तेमाल हुआ होगा। बस भयानक। उसके क्यूई पथों के भीतर वो गर्म ऊर्जा अक्षय प्रतीत होती थी, क्योंकि ये बार बार हरी ऊर्जा के अंशों को छोड़ती थी और कोशिकाओं और मांसपेशियों को लालच से इसे अवशोषित करने देती थी। जियाओ यान का शरीर धीरे धीरे पहले से अपने चरम स्तर पर लौटने के बावजूद उसकी मांसपेशियां, हड्डियां और कोशिकाएं अभी भी नहीं रुकी। इसके बजाय जियाओ यान की स्तब्ध इंद्रियों में ये बिना शर्म के लालच से निगलना जारी रहा। स्पष्ट रूप से ये एक अनुचित उपद्रवी की तरह था, जो तब तक रुकने का इरादा नहीं रखता था जब तक कि ये सारी ऊर्जा को अवशोषित नहीं कर लेता।
जियाओ यान न तो हंस सकता था और न ही रो सकता था, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि उसका शरीर तेजी से ऊर्जा से भर रहा है। वो अपने दिल में केवल चुपचाप आ भर सकता था कि ये वास्तव में एक आशीर्वाद था। अगर उसे कुछ समय पहले इतनी गंभीर चोट नहीं लगी होती, तो जियाओ यान की हालत के साथ उसके लिए इतने कम समय में पहले के शिखर स्तर को तोड़ना निश्चित रूप से मुश्किल था। इस बार की गंभीर चोट ने उसे अपनी पिछली चरम स्थिति को तोड़ने का ये अवसर दिया था। भंवर भी तरल ऊर्जा से तेजी से भर रहा था। फायर लोटस सीड से निकलने वाली शुद्ध ऊर्जा को कोई संदेह नहीं था, क्योंकि ये सब एक ही बार में उसके अंदर भर गई थी। चाहे कुछ भी हो, हर चीज की अपनी सीमा होती है। एक मानव शरीर अलग नहीं है। इसलिए जब यह बेलगाम अवशोषण कुछ समय तक जारी रहा, तो जियाओ यान को आखिरकार कुछ घबराहट महसूस होने लगी, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसके शरीर की मांसपेशियों और अन्य अंगों ने अवशोषण करना बंद कर दिया है। भंवर भी हल्का फुल्का सूजन वाला दर्द उत्सर्जित कर रहा था और अब गैसीय ऊर्जा को तरल ऊर्जा में नहीं बदल रहा था। स्पष्ट रूप से उसका शरीर वर्तमान में संतृप्त अवस्था में पहुंच गया है। हालांकि उसका अवशोषण पहले ही अपनी सीमा तक पहुंच चुका था। फायर लोटस सीड अपनी मर्जी से आगे बढ़ता रहा और बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करता रहा, बिना इस बात की परवाह किए कि जियाओ यान इसे पूरी तरह से सहन कर पाएगा या नहीं। अपने शरीर में बदलाव को महसूस करते हुए जियाओ यान की अभिव्यक्ति भी थोड़ी बदसूरत हो गई। वो बलपूर्वक गर्म ऊर्जा को प्रसारित होने से रोकना चाहता था, लेकिन ये एक विशाल पेड़ को हिलाने की कोशिश करने वाली एक मेफ्लाई की तरह था। ये पूरी तरह से व्यर्थ था। धीरे धीरे उसके दिल में घबराहट उभरने लगी। जियाओ यान ने तुरंत अपने दांत भींचे और धीरे धीरे उसे दबा दिया। वो जानता था कि वर्तमान में उसके पास याओ लाओ का मार्गदर्शन नहीं है, इसलिए ऐसे समय में उसे घबराना नहीं चाहिए। एक बार वो घबरा गया तो ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जियाओ यान ने अपनी आंखें खोली। उसकी हथेलियां कसकर एक साथ बंधी हुई थी। एक पल बाद उसने अचानक अपना हाथ थपथपाया और धीरे से कहा, चूंकि मैं अवशोषित करना जारी नहीं रख सकता, इसलिए मुझे इस बची हुई ऊर्जा को बाहर निकालना होगा। इसे परिवर्तित करना, मैं इसे किसके पास भेजूं? ये ऊर्जा ऐसी चीज नहीं थी जिसे कोई भी सहन कर सके। जियाओ यान की घबराई हुई आंखें कमरे के अंदर एक चक्कर लगाती रहीं। तुरंत वो बिस्तर पर पड़े स्वर्ग निगलने वाले अजगर पर अचानक रुक गया, जो अपनी बैंगनी रंग की सांप जैसी आंखों से उसे घूर रहा था। छोटे साथी, ये तुम होगे। स्वर्ग निगलने वाले अजगर को देखते ही जियाओ यान की आंखों में खुशी की चमक दौड़ गई। उसके दिल ने राहत की सांस ली। अपनी ताकत के साथ ये शेष ऊर्जा को खर्च करने में सक्षम होना चाहिए। जैसे ही उसने अपने दिल में इस तरह से सोचा, जियाओ यान की हथेलियां धीरे से कमल के मंच पर दब गई। उसका शरीर उछला और कमल के मंच से नीचे लुढ़क गया, जिसके बाद वो जल्दी से बिस्तर पर गया और स्वर्ग निगलने वाले अजगर को पकड़ लिया, जो उसके हाथ में खो गया था। जिसके बाद उसने अपनी सारी मानसिक ऊर्जा का उपयोग अग्नि कमल के बीज की विशाल ऊर्जा को अपने हाथ पर क्यूई पथ की ओर खींचने के लिए किया। अग्नि कमल के बीज से ऊर्जा के उंडेलने के बाद जियाओ यान की बाह तेजी से एक हरे रंग की चमक से ढक गई। उसकी मध्यमा उंगली खड़ी हो गई और रसीली आग जैसी ऊर्जा के एक हिस्से ने उसकी उंगली को हरे रंग के जेड जैसी चीज में बदल दिया। जियाओ यान द्वारा अचानक पकड़े जाने पर स्वर्ग निगलने वाला अजगर शुरू में खो गया। जब उसने देखा कि पूर्व की उंगली के भीतर की ऊर्जा कुछ हद तक भयानक थी, तो वो अचानक तीव्रता से संघर्ष करने लगा। स्पष्ट रूप से वो इस तरह की मजबूत ऊर्जा के इतने करीब होने के कारण थोड़ा असहज हो गया था। आज्ञाकारी बनो, संघर्ष मत करो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जियाओ यान ने स्वर्ग निगलने वाले अजगर को देखकर धीरे से मुस्कुराया। फिर उसने बलपूर्वक उसका मुंह खोला
और अपनी उंगली उसके मुंह में डाल दी। जिस क्षण जियाओ यान ने अपनी उंगली स्वर्ग निगलने वाले अजगर के मुंह में डाली, उसने अचानक संघर्ष करना बंद कर दिया। उसके शरीर से अचानक एक तीव्र चमक निकली, जिसके बाद स्तब्ध जियाओ यान ने सहज रूप से अपनी आंखें सिकोड़ ली। चमक चमकी और गायब हो गई। हालांकि चमक दिखाई देने के तुरंत बाद जियाओ यान का चेहरा अचानक बदल गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि स्वर्ग निगलने वाले अजगर का शरीर, जिसे उसने अपने हाथों में पकड़ा था, अचानक बड़ा हो रहा था। साथ ही वो नरम भी लग रहा था। उसके दाहिने हाथ का खालीपन जो गले लगा रहा था, वो पहले ही गायब हो चुका था। उसकी जगह एक कोमलता थी जो लचीलेपन से भरी हुई थी। जब उसकी हथेली ने उस कोमल चीज को छुआ जो एक महिला के नाजुक शरीर की तरह थी, तो जियाओ यान को कुछ याद आया। तुरंत उसकी अभिव्यक्ति बेहद बदसूरत हो गई। धीरे धीरे अपना सिर नीचे करते हुए उसकी गर्दन कुछ अकड़ गई। उसने देखा कि गुस्से से भरी एक जोड़ी चमकदार सुंदर आंखें उसे कुछ हद तक ठंडेपन से देख रही थी। उस सुंदर चेहरे को देखते हुए, जो एक मोहक स्तर पर था, जियाओ यान के शरीर के सभी बाल खड़े हो गए, जैसे कि उसे बिजली का झटका लगा हो। लार निगलते समय उसका गला थोड़ा सा घूम गया। उसकी आवाज कर्कश और सूखी थी। रानी मेडुसा। इस समय जियाओ यान और उसके नीचे रानी मेडुसा, जिसके बारे में अफवाह थी कि वो बहुत ही भयंकर है, एक बहुत ही आकर्षक मुद्रा में थी। न केवल उसका शरीर जियाओ यान द्वारा पूरी तरह से दबा हुआ था, बल्कि उसके लाल चिकने छोटे मुंह में भी जियाओ यान की एक उंगली थी। जियाओ यान की आंखें उसके आसपास के चेहरे को नीरसता से देख रही थी। ये रूप, जिसे मोहक कहा जाता था, स्वर्ग की उत्कृष्ट कृति की तरह था। भले ही इन चमकदार आंखों की जोड़ी में एक दुष्टता थी, फिर भी उनके लिए उसके आकर्षक आकर्षण को छिपाना मुश्किल था। ये महिला लगभग हर आदमी के सपने से सीधे एक आश्चर्यजनक प्राणी थी। हालांकि उसके नीचे का कोमल और प्यारा शरीर जियाओ यान को अतुलनीय आनंद दे रहा था, लेकिन उसका चेहरा इस समय इसका थोड़ा सा भी इजहार करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसकी निगाह में कुछ खौफ था, क्योंकि वह रानी मेडुसा को घूर रहा था। एक पल बाद उसके मुंह का कोना एक बार फड़क उठा और एक बेहद बदसूरत मुस्कान प्रकट हुई। हेलो। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, जियाओ यान की उंगली जो रानी मेडुसा के मुंह में घुसी हुई थी, अनायास ही थोड़ी बाहर निकल गई। तुरंत उसने नाजुक और नम छोटी जीभ को छुआ। उस पल जियाओ यान का शरीर अचानक कांप उठा। उसके दिल से एक सुन्न भावना फैल गई। लगभग उसे उस छोटी स्वादिष्ट जीभ को हिंसक रूप से चूसने का आवेग दे रही थी। बेशक जियाओ यान के दिल में ऐसा आवेग हो सकता है, लेकिन उसे यकीन था कि अगर उसने ऐसा किया तो उसे तब तक उड़ा दिया जाएगा और मार दिया जाएगा, जब तक कि वह रानी मेडुसा द्वारा मल में नहीं बदल जाता, जिसे देखते ही हाइबो डोंग भी पलटकर भाग जाएगा। उग्र आंखें जो अभी भी गुस्से से भरी हुई थी, जियाओ यान को ठंडी निगाहों से घूर रही थी। जब जियाओ यान की उंगली ने एक पल पहले उसकी जीभ को छुआ था, तो रानी मेडुसा के सुंदर चेहरे पर एक हल्का लाल रंग उड़ गया था। हालांकि उसके द्वारा एक मोटी हत्यारी आभा भी उत्सर्जित की गई थी। रानी मेडुसा की सुंदर आंखें थोड़ी हिली और जियाओ यान के हाथ पर नजर डाली, जो एक समृद्ध हरे रंग की रोशनी से चमक रहा था। फिर उसने हरे रंग की जेड जैसी उंगली पर नजर डाली, जो उसके मुंह में घुस गई थी। तुरंत उसकी लंबी आंखें थोड़ी सिकुड़ गई। एक पल बाद उसने अपने चांदी के दांतों से हिंसक रूप से काट लिया। हिस। अपने हाथ को हिंसक रूप से काटे जाने के साथ जियाओ यान की आंखें चौड़ी हो गई। उसने दर्द से ठंडी हवा की एक गहरी सांस ली और उसे झटकने के लिए संघर्ष करने के बारे में सोच रहा था, जब एक लंबा हाथ, जो सफेद जेड की तरह था, जल्दी और अप्रत्याशित रूप से बाहर निकला,
दृढ़ता से जियाओ यान की गर्दन को पकड़ लिया। सुंदर आंखों की जोड़ी से निकलने वाली धमकी भरी चमक बेहद भयंकर थी। रानी मेडुसा द्वारा पकड़े जाने पर जियाओ यान असहाय हो गया। वो केवल समर्पण कर सकता था और अपना शरीर नीचे कर सकता था। तुरंत दो गोल कोमलता ने उसकी छाती पर दबाव डाला। एक नापाक ज्वाला तुरंत उसके निचले पेट से उठी, जिससे जियाओ यान की सांसें कुछ हद तक तेज हो गई। जियाओ यान ने अपने शरीर में नापाक ज्वाला को बलपूर्वक सहन किया। इस समय उसने अपने हाथों या पैरों से इस शैतान को छूने की हिम्मत नहीं की। रानी मेडुसा के कोमल और प्यारे शरीर को दबाते हुए उसका शरीर सीधा था। उनके चेहरे एक दूसरे के सामने थे और उनकी सांसें साफ सुनी जा सकती थी। जैसे ही रानी मेडुसा ने जियाओ यान की उंगली काटी, लाल चिकने होठों पर धीरे धीरे चमकीला लाल खून छा गया। खून ने लालिमा को और बढ़ा दिया और चमकीले रंग ने मोहक रानी मेडुसा को थोड़ा और खूनी गुलाब जैसा आकर्षण दे दिया। जैसे ही खून धीरे धीरे बाहर निकला, जियाओ यान के हाव भाव थोड़े बदल गए। वो महसूस कर सकता था कि उसके दाहिने हाथ में आगे पीछे चल रही फायर लोटस सीड की विशाल ऊर्जा को रानी मेडुसा तेजी से निगल रही थी। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। स्वर्ग निगलने वाले अजगर को देना उसे देने के समान ही है। जब तक फायर लोटस सीड की अतिरिक्त ऊर्जा मेरे शरीर से निकल सकती है, तब तक ये वैसा ही है। जियाओ यान ने खुद को सांत्वना दी और खुद को शांत करने की पूरी कोशिश की। उसकी नजर उसके परिपूर्ण और लगभग दोषरहित लेकिन मोहक चेहरे पर टिकी रही। हालांकि दोनों पक्ष विपरीत दिशा में थे, फिर भी उसका दिल चुपचाप प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सका। रानी मेडुसा के लगभग लालची निगलने के बाद जियाओ यान के दाहिने हाथ पर हरे रंग की चमक धीरे धीरे स्पष्ट रूप से ध्यान देने योग्य दर से मंद हो गई। कुछ सेकंड के बाद आखिरकार हरी चमक पूरी तरह से गायब हो गई। वो उंगली जो हरे रंग की जेड की तरह थी, वो भी धीरे धीरे सामान्य हो गई थी। जैसे ही जियाओ यान ने अपने दिल में राहत की सांस ली थी, जब उसके शरीर से अतिरिक्त ऊर्जा सफलतापूर्वक चूस ली गई थी, उसके चेहरे पर तुरंत ही नाटकीय रूप से बदलाव आया। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब उसने पूरी तरह से ऊर्जा को अवशोषित कर लिया था, तो रानी मेडुसा का वास्तव में अपना मुंह खोलने का कोई इरादा नहीं था। उसकी लंबी सुंदर आंखों में एक ठंडी हंसी थी। जब उसने उसे देखा, उसने धीरे से चूसा और जियाओ यान के भंवर के भीतर डू क्यूई तुरंत एक लहर में ऊपर उठ गया। ये वास्तव में उसके क्यूई पथों के साथ लगातार आगे बढ़ रहा था और चूसा जा रहा था। अपना मुंह खोलो। अपने भंवर में आए बदलाव को महसूस करते हुए जियाओ यान के हाव भाव बेतहाशा बदल गए और उसने जल्दी से कहा। रानी मेडुसा के पास जियाओ यान के बारे में चिंता करने के लिए समय नहीं था। उसकी आंखों में ठंडी हंसी थी, क्योंकि वह जिस नाजुक हाथ से जियाओ यान की गर्दन को पकड़ती थी, वो थोड़ा कड़ा हो गया था। तुरंत जियाओ यान का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। अरे! अपने शरीर के भीतर डू क्यूई को महसूस करते हुए, जो उसकी उंगली के साथ आगे बढ़ने और बाहर निकलने वाला था, जियाओ यान की आंखें तुरंत लाल हो गई। इन 20 से अधिक दिनों के दौरान उसने अपनी ताकत को पुनः प्राप्त करने के लिए अनजाने में बहुत अधिक प्रयास किया था। अगर ये इस शापित महिला द्वारा अवशोषित कर लिया गया, तो जब मिस्टी क्लाउड संप्रदाय में जाने का समय आएगा, तो क्या उसे फेंकने के लिए टाइलें उठानी पड़ेंगी? टीएल, बिना हथियारों के लड़ने के लिए। लाल आंखों के साथ जियाओ यान का बायां हाथ धीरे धीरे ऊपर उठा। हरे रंग की लौ अचानक बढ़ गई। तुरंत कमरे के अंदर का तापमान बढ़ गया। जियाओ यान के बाएं हाथ पर हरे रंग की लौ को देखते हुए रानी मेडुसा की अभिव्यक्ति अनायास ही थोड़ी बदल गई। स्पष्ट रूप से उसने लौ के समूह को ग्रीन लोटस कोर फ्लेम के रूप में भी पहचाना था, जिसने उसे बहुत पीड़ा दी थी। अपना मुंह खोलो। मुझे पता है कि तुम्हारी ताकत से मुझे मारना बहुत आसान होगा। हालांकि तुमने अभी ऐसा नहीं किया। ये तुम्हारी भयंकर प्रतिष्ठा से मेल नहीं खाता।
मुझे लगता है कि तुमने अपनी ताकत वापस नहीं पाई है ना? जियाओ यान का चेहरा काला पड़ गया, क्योंकि उसने अपनी हथेली को ढकने वाली हरे रंग की लौ को थोड़ा कमजोर कर दिया। उसने धीरे से कहा, तुम्हें इसे पहचानना चाहिए। अपना मुंह तुरंत खोलो, या मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम गंभीर रूप से घायल हो जाओ, भले ही मुझे अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े। जियाओ यान की धमकी सुनकर रानी मेडुसा की चमकीली आंखों में ठंडक और भी बढ़ गई। उसकी हैसियत के कारण ऐसा कोई नहीं था जिसने उसे कभी इस तरह से धमकाया हो। तुरंत सुंदर आंखों की एक जोड़ी ने जियाओ यान को गौर से देखा। उनमें एक कठोर हत्या का इरादा था। रानी मेडुसा द्वारा इस तरह घूरे जाने से जियाओ यान के सिर की त्वचा कुछ सुन्न हो गई। हालांकि वो ये भी स्पष्ट रूप से जानता था कि ऐसे समय में भले ही उसे पता हो कि उसका भविष्य बहुत अच्छा नहीं हो सकता है, वो केवल अपनी गर्दन अकड़कर दृढ़ निश्चयी व्यक्ति होने का दिखावा कर सकता था। आखिरकार अगर वो कमजोर होता तो अपनी भयंकर प्रतिष्ठा के लिए प्रसिद्ध ये सुंदर सांप उसकी हड्डियों के साथ साथ उसके शरीर को भी निगल जाती। शांत कमरे में दोनों लोगों की निगाहें एक दूसरे को गौर से देख रही थी। कोई भी पहले शांत होने को तैयार नहीं था। जैसे जैसे वे एक दूसरे को घूरते रहे, जियाओ यान के माथे से ठंडे पसीने की एक बूंद धीरे धीरे टपकने लगी। इस खूबसूरत मादा सांप के साथ अपना प्रभावशाली संयम बनाए रखना, जिसका भयंकर नाम पूरे जिया मां साम्राज्य को हिला देता था, आसान काम नहीं था। गतिरोध जारी रहा। जैसे जैसे जियाओ यान के दिल में डर पैदा होने लगा, रानी मेडुसा आखिरकार बढ़ती हुई हरी रंग की लौ को बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने अपनी आंखों से जियाओ यान को बुरी तरह काटा और फिर बहुत अनिच्छा से अपना मुंह खोला। यह देखकर कि रानी मेडुसा ने अपना मुंह खोला, जियाओ यान ने बिजली की तरह अपनी उंगली वापस खींच ली। उसका शरीर धीरे से बिस्तर से नीचे उतरा और उसका शरीर अचानक पीछे की ओर उछला। जब उसका शरीर हवा में था, उसने अपने हाथों को एक साथ रखा और तुरंत उन्हें अलग कर दिया। हरे रंग की लौ वास्तव में एक लंबे चाबुक में खींची गई थी। चाबुक जियाओ यान के शरीर के चारों ओर चक्कर लगा रहा था और उस पर आने वाले सभी हमलों को रोकने के लिए तैयार था। एक बार जब उसने अपना बचाव पूरा कर लिया, तो जियाओ यान ने बिस्तर की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। तुरंत उसकी आंखें सीधी हो गई। बिस्तर पर वो नग्न अवस्था में बैठी सुंदर मादा सांप की गर्म आकृति देख सकता था। जियाओ यान की निगाह को महसूस करते हुए रानी मेडुसा का सुंदर चेहरा थोड़ा ठंडा हो गया। उसके नाजुक हाथ ने कंबल को किनारे से खींचा और तेजी से उसके शरीर को ढक दिया। भले ही उसका मनमोहक वक्र कंबल से ढका हुआ था, फिर भी वो बेहद आकर्षक लग रहा था। बिस्तर के किनारे एक हल्के बैंगनी रंग की सांप की पूंछ धीरे से नीचे की ओर थी। यह थोड़ा हिल गया और एक जंगली आकर्षण उत्सर्जित किया। जियाओ यान ने रानी मेडुसा को देखा, जो उसे ठंडेपन से घूर रही थी। उसके मुंह का कोना फड़क उठा क्योंकि उसने अपना हाथ साफ किया। अपने शरीर में डू क्यूई को तेजी से बहते हुए जियाओ यान ने रानी मेडुसा को सावधानी से देखा, किसी भी अचानक हमले से बचते हुए। आप पहली व्यक्ति हैं जिसने मुझे धमकी देने की हिम्मत की है। कुछ देर तक नाजुक और सुंदर चेहरे को घूरने के बाद रानी मेडुसा ने आखिरकार अपना मुंह धीरे से खोला। उसकी आवाज सुन्न और आलसी थी, जिसमें एक ऐसा प्रलोभन था जो एक आदमी की हड्डी को सुनकर देता है। आप मुझे काटने वाली पहली महिला भी हैं। जियाओ यान ने अपनी गर्दन कड़ी कर ली और रूखेपन से कहा। रानी मेडुसा ने अपनी नाजुक और चमकदार लाल जीभ को बाहर निकाला और धीरे से अपने लाल चिकने होठों को चाटा। उसकी सहज हरकत में एक ऐसा आकर्षण था जो पुरुषों के दिलों को आवेगपूर्ण महसूस कराता है। पहले की ऊर्जा को ग्रीन लोटस कोर फ्लेम के कमल आसन के भीतर से कमल के बीज से जमा होना चाहिए, है ना? उस समय अगर मैं ग्रीन लोटस कोर फ्लेम प्राप्त करते समय गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ होता,
तो मैं निश्चित रूप से इस तरह के खजाने का एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं छोड़ता। जियाओ यान ने सूखी हंसी हंसी, लेकिन जवाब नहीं दिया। उसकी हथेली में हरे रंग की लौ अभी भी नाच रही थी। जियाओ यान के हाथ में हरे रंग की लौ को गहराई से देखते हुए रानी मेडुसा ने अपना सिर हिलाया और धीरे से कहा, कितना अप्रत्याशित। इस सब के अंत में सबसे बड़ा लाभ वास्तव में आपने लिया था। वो गुहे काफी क्रोधित रहा होगा। ही, क्या महामहिम ने इसका उपयोग सफलतापूर्वक विकसित होने के लिए नहीं किया? आपने जो लाभ प्राप्त किए हैं वे भी काफी महत्वपूर्ण हैं। जियाओ यान हंसा। विकसित होने के लिए मुझे जो दुख सहना पड़ा वो कुछ ऐसा है जिसे तुमने देखा है। रानी मेडुसा ने धीरे से कहा, अगर उस समय ये इतना महत्वपूर्ण क्षण नहीं होता तो मैं व्यक्तिगत रूप से तुम्हें मार देती। ही, ये सुनकर जियाओ यान अजीब तरह से हंसा। उस समय उसने वास्तव में उसे किनारे पर छिपे हुए पाया था। हालांकि मानव, ये कहना होगा कि तुम वास्तव में बहुत साहसी हो। रानी मेडुसा की नाजुक उंगली ने धीरे से जियाओ यान की ओर इशारा किया। रानी मेडुसा के चेहरे पर एक स्त्री आभा उभरी। उसकी सुन्न आवाज में धीरे से एक कठोर हत्या का इरादा था। न केवल तुमने रेगिस्तान के गहरे क्षेत्रों में अकेले घुसने की हिम्मत की, बल्कि तुमने मेरे विकास रूप के शरीर को पालतू जानवर की तरह पालने और उसका पालन पोषण करने की भी हिम्मत की। यह साहस कुछ ऐसा है जो मैंने इतने सालों में नहीं देखा। रानी मेडुसा के शब्दों में हत्या के इरादे को महसूस करते हुए जियाओ यान ने अपने कंधे उचकाए और असहाय होकर कहा, मैंने तुम्हें कभी भी पालने के लिए पालतू जानवर की तरह नहीं माना। बस इतना है कि तुम्हें मेरा अनुसरण करना पसंद है, बस इतना ही है। तो क्या मुझे तुम्हें पुकारने की जरूरत है, गुरु? रानी मेडुसा की लंबी आंखें एक खतरनाक कोण में मुड़ी हुई थी। उसकी आवाज का अंतिम भाग कुछ हद तक लंबा हो गया था। उसके सुन स्वर ने जियाओ यान के चेहरे को लाल कर दिया, जिसकी मानसिक शक्ति काफी मजबूत थी। उसने अपना शरीर थोड़ा झुकाया और उसकी पैंट उसके पैरों के बीच काफी ऊपर उठ गई। इस तरह की आवाज में कहे गए शब्द वाकई बहुत डरावने थे। तुमने जो पहले कहा है वो सही है। वर्तमान में मैं तुम्हें मारने की ताकत नहीं रखता। हालांकि अगली बार जब मैं जागूंगा तो मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। रानी मेडुसा ने अपने गर्वित माथे को थोड़ा ऊपर उठाते हुए उसके नाजुक हाथों को जियाओ यान की ओर हिलाते हुए इशारा किया। उसकी आवाज जो उन शब्दों और उस विराम को बोल रही थी, उसमें एक कठोर हत्या का इरादा था। छोटे इंसान साथी, बस रुको। इस दुनिया में मेरे स्वामी होने का अधिकार रखने वाला कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ है। कम से कम वर्तमान आप अभी भी उस विशेषाधिकार से बहुत दूर है। रानी मेडुसा का प्यारा शरीर धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकने लगा। तुरंत उसके शरीर के चारों ओर लिपटा हुआ कंबल एक आकर्षक चाप को प्रकट करने के लिए संकुचित हो गया। एक तीव्र चमक निकली। रानी मेडुसा का शरीर धीरे धीरे सिकुड़ गया, आखिरकार एक छोटे से 7 रंग के सांप में बदल गया। स्वर्ग निगलने वाले सर्प में तब्दील हो चुके छोटे सांप को देखते हुए जियो यान का पूरा शरीर अचानक कमजोर हो गया। वो फर्श पर बैठ गया। केवल इस क्षण उसे एहसास हुआ कि वो वास्तव में पहले से ही पसीने से भीगा हुआ था। पसीने से लथपथ शरीर के साथ जमीन पर बैठे जियाओ यान ने जोर से और बेरमी से सांस ली। उसकी आस्तीन उसके माथे पर पसीने को रगड़ रही थी और उसने कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। इस तरह से सामना करने के ये कुछ मिनट वास्तव में दाडूशी के साथ उसकी लड़ाई से ज्यादा थकान का कारण बने। सौभाग्य से उसके लिए रानी मेडुसा की ताकत किसी अज्ञात कारण से बहुत कमजोर थी, अन्यथा वो वास्तव में आज उसके द्वारा मारा जा सकता था। जियाओ यान के दिल में अभी भी कुछ धड़कने बाकी थी जब वो आहे भर रहा था। वो धीरे से खड़ा हुआ, अपनी नजरें घुमाई और अचानक हरे रंग की लौ पर रुक गया, जो एक ज्वाला सांप की तरह थी, जो नाचते हुए
उसके शरीर पर ऊपर नीचे घूम रही थी। तुरंत वो हैरान रह गया और उसका मुंह थोड़ा खुल गया। ये हरे रंग की लौ एक लंबे चाबुक की तरह थी, जिसे जियाओ यान ने बेतरतीब ढंग से खींचा था जब वो जल्दी से बिस्तर से वापस कूद गया था। इसे बाहर निकालने में उसके आरामदेह तरीके ने उसे ज्यादा प्रयास करने के लिए मजबूर नहीं किया। लंबे चाबुक को बाहर निकालने के बाद ये जियाओ यान की हथेली से अलग हो गया, जिसके बाद ये स्वचालित रूप से जियाओ यान के शरीर के साथ आगे बढ़ा और घूम गया। इसकी वह मुद्रा ऐसी थी मानो ये कोई दिव्य कलाकृति हो, जिसमें कोई आत्मा हो जो अपने मालिक की रक्षा कर रही हो। जियाओ यान की आंखें हरे रंग की लौ की लंबी चाबुक पर टिकी थी, जो उसके शरीर के चारों ओर घूम रही थी। उसके मुंह का कोना थोड़ा सा हिल गया। हालांकि 20 से ज्यादा दिनों की ट्रेनिंग के बाद अंडरग्राउंड ग्रीन लोटस फ्लेम पर उसका नियंत्रण बहुत ज्यादा कुशल हो गया था, लेकिन वो अपने दिल में जानता था कि उसकी छोटी सी लौ को नियंत्रित करने की क्षमता के साथ उसके लिए इस समय लौ को नियंत्रित करना निश्चित रूप से असंभव था, जब तक कि वो उसके अपने हाथ जितनी फुर्तीली न हो जाए। हालांकि उसके सामने जो वास्तविकता सामने आई, उसने उसे बेतहाशा खुश होने के साथ साथ कोहरे से भर दिया। थोड़ी देर तक असमंजस में रहने के बाद जियाओ यान धीरे धीरे ठीक हुआ। उसने अपनी हथेली को आगे बढ़ाया और धीरे से हरे रंग की लंबी लौ की चाबुक को छुआ, जो उसके चारों ओर घूम रही थी। जिस क्षण उसकी हथेली हरे रंग की लौ से टकराई, वो अत्यंत आज्ञाकारी ढंग से हरे रंग की लौ के समूह में बदल गई, जो जियाओ यान की उंगली के ऊपर चिपक गई थोड़ा सा ऐंठ रही थी। जियाओ यान की 10 उंगलियां एक साथ चली और धीरे धीरे अलग हो गई। तुरंत 10 छोटी हरी रंग की लौ की रेखाएं फैल रही थी। उसकी हथेली नाच रही थी और उस पर ग्रीन लोटस कोर फ्लेम कभी कभी ऊपर उठती और कभी कभी पीछे हट जाती। कुछ दिन पहले जब जियाओ यान औषधीय गोलियों को परिष्कृत कर रहा था, तब की तुलना में यह फुर्तीला तरीका बहुत अधिक था। आखिर हुआ क्या? ग्रीन लोटस कोर फ्लेम को देखते हुए, जो उसके विचारों में परिवर्तन का अनुसरण कर रही थी और बार बार अलग अलग आकृतियों में बदल रही थी, जियाओ यान के चेहरे पर आश्चर्य स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो गया। जब वो लौ को नियंत्रित कर रहा था, तो वो स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि ग्रीन लोटस कोर फ्लेम की खुद के साथ अंतरंगता स्पष्ट रूप से और अचानक अतीत की तुलना में कुछ गुना बढ़ गई थी। अतीत में जो प्रतिरोध की भावना फीकी थी, वो भी चुपचाप बहुत कमजोर हो गई थी। जियाओ यान ने बहुत देर तक सोचते हुए भौहें सिकोड़ी। अचानक उसके मन में एक विचार आया। उसने धीरे से बुदबुदाया, मुझे मत बताओ, ये फायर लोटस की वजह से है। जैसे ही ये विचार उसके दिल में कौंधा, इसने जियाओ यान को कुछ हद तक चीजों को स्पष्ट रूप से समझने में मदद की। फायर लोटस सीड और ग्रीन लोटस कोर फ्लेम एक ही शरीर से पैदा हुए थे। अब जब उसने फायर लोटस सीड के ऊर्जा सार को अपने शरीर में अवशोषित कर लिया था, तो उसने गलती से अपने शरीर और ग्रीन लोटस कोर फ्लेम के बीच अनुकूलता की डिग्री को और अधिक परिपूर्ण बना दिया था। अपने विश्लेषण के बाद जियाओ यान की तंग भौहें धीरे धीरे दूर हो गई। उसके चेहरे पर एक खुशी उभर आई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि फायर लोटस सीड का सेवन वास्तव में इतना अप्रत्याशित और अनोखा प्रभाव डालेगा। अनुकूलता में ये अचानक वृद्धि कुछ ऐसी थी जिसने जियाओ यान को उस समय की तुलना में बहुत अधिक उत्साहित कर दिया, जब उसकी चोटें पूरी तरह से ठीक हो गई थी। आखिरकार उसकी चोटें जल्द या बाद में पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी, लेकिन उसके शरीर और ग्रीन लोटस कोर फ्लेम के बीच अनुकूलता केवल समय पर निर्भर कर सकती है, ताकि इसे धीरे धीरे ऊपर उठाया जा सके। इसलिए इस तरह की तुलना से दोनों में से दुर्लभ और अधिक व्यावहारिक एक को एक नजर में पहचाना जा सकता है। अपने चेहरे पर कुछ खुशी लिए हुए जियो यान की निगाहें उसकी 10 उंगलियों पर हरे रंग की लपटों पर टिकी हुई थी। लपटें थोड़ी हिल रही थी। एक पल बाद वे वास्तव में उसकी 10 उंगलियों के शिखर पर एकत्रित हो गई।
जिससे बेहद तेज लपटें बन गई। संकुचित होने के परिणाम स्वरूप 10 लपटों पर निहित विनाशकारी बल निस्संदेह काफी मजबूत था। जियाओ यान ने धीरे से अपनी उंगलियां हिलाईं और 10 तीखी लपटें अचानक से जोर से बाहर निकल आई। गर्म बल ने उनके शरीर के चारों ओर छोटे हरे रंग की प्रकाश फिल्म का एक घेरा बना दिया। जैसे ही ये लपटें दीवार से टकराने वाली थी, जियाओ यान ने अपनी उंगली को थोड़ा मोड़ा। तुरंत जो लपटें जोर से बाहर निकली थी, उन्हें एक खिंचाव बल मिला और अचानक वे घूम गई और उसी रास्ते से वापस लौट आई, जिसका इस्तेमाल उन्होंने पहले किया था जियाओ यान पर वापस गोली चलाते हुए। मुस्कुराते हुए उसने उन हरे रंग की लपटों को देखा जो वापस उड़ रही थी। जियाओ यान ने अपनी उंगली आगे बढ़ाई और 10 लपटें सीधे जियाओ यान की उंगली में जा लगी। उसके हाथ पर लगी हरे रंग की लपटें धीरे धीरे गायब हो गई। जियाओ यान ने अपने हाथ को देखा, जिसमें जरा सी भी चोट नहीं थी। उसने आश्चर्य में सिर हिलाया। अतीत में ग्रीन लोटस कोर फ्लेम पर उसका नियंत्रण स्पष्ट रूप से उसे छोड़ने और वापस पाने में सक्षम होने के बिंदु तक पहुंचने में असमर्थ था। अब हालांकि फायर लोटस सीड को अवशोषित करने के बाद स्वर्गीय ज्वाला पर उसका नियंत्रण उसे इस ज्वाला नियंत्रण क्रिया को पूरा करने की अनुमति देने में सक्षम था, जो बहुत कठिन था। ग्रीन लोटस कोर फ्लेम के प्रत्येक समूह को भंवर के भीतर से स्वीकृति आत्मा से इसे जुटाने के लिए जियाओ यान को काफी बड़ी मात्रा में डू क्यूई का उपयोग करने की आवश्यकता थी। अगर ये स्वर्गीय ज्वालाएं उसके द्वारा उन्हें बाहर निकालने के बाद वापस नहीं आती हैं, तो ये निस्संदेह एक बेहद बेकार और शानदार क्रिया होगी। अगर वो इसे किसी लड़ाई में इस्तेमाल करता है, तो इस तरह की बर्बादी उसके अपने जीवन के लिए गैर जिम्मेदाराना होगी। इसलिए वर्तमान में अपने द्वारा बाहर निकाली गई स्वर्गीय ज्वाला को पुनः प्राप्त करने में सक्षम होने के कारण जियाओ यान अपने दिल में बेहद संतुष्ट महसूस कर रहा था। जियाओ यान ने एक बार फिर ग्रीन लोटस कोर फ्लेम के साथ खेला, जो आज्ञाकारी बन गई थी, इससे पहले कि वो इसे धीरे धीरे अपने शरीर में पूरी तरह से वापस कर दे। उसकी हथेली हवा में लटकी हुई ग्रीन लोटस सीड की ओर मुड़ी और उसे इशारा किया। तुरंत बाद वाला एक हरे रंग की चमक में बदल गया, जो उसके भंडारण रिंग में तैर गया। एक बार जब उसने इसे ठीक से संग्रहित कर लिया, तो जियो यान ने अपनी सुस्त कमर को फैलाया। उसके शरीर की सभी हड्डियां एक दूसरे से दब गई, जिससे चटकने की आवाजें निकलने लगी। आराम और ऊर्जा से भरे एहसास ने जियो यान को आराम से सांस छोड़ने के लिए प्रेरित किया। उसने अपनी मुट्ठियां कसकर बंद कर ली और उन्हें हिंसक तरीके से आगे फेंक दिया। जैसे ही उसने अपनी मुट्ठी और हथेली के बीच पलटा, जोरदार हवाएं पैदा हुई, जिससे उसे एक प्रभावशाली मुद्रा मिली। अपनी मांसपेशियों के कसने से निकलने वाली भयानक शक्ति को महसूस करते हुए जियो यान मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। हालांकि इस बार उसे गंभीर चोटों के कारण बहुत कष्ट सहना पड़ा था, लेकिन उसके वर्तमान शरीर की लड़ने की क्षमता निश्चित रूप से पहले की तुलना में अधिक थी। इस तरह से देखने पर इस बार गंभीर रूप से घायल होने से उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। उसी स्थान पर खड़े होकर जियो यान ने अपनी आंखें थोड़ी बंद कर ली। उसका मन उसके शरीर में उतर गया और एक चक्कर के लिए तेजी से उसका निरीक्षण किया, जिसके बाद उसने अपनी आंखें खोली, अपनी मुट्ठी कसी और धीरे से हंसा। फायर लोटस सीड के जलसे के बाद मुझे लगता है कि मेरे पास पहले से ही 6 सितारा डू शे की ताकत होनी चाहिए। जियाओ यान ने एक संतुष्ट मुस्कान दी और धीरे धीरे बिस्तर की तरफ चला गया। उसने कंबल पर लेटे स्वर्ग निगलने वाले अजगर को देखा और हंसा। स्वर्ग निगलने वाले अजगर ने जियाओ यान को धीरे धीरे चलते हुए देखा। उसकी पीली बैंगनी सांप जैसी आंखों ने एक बार मुस्कुराते हुए चेहरे को देखा और तुरंत उसे अनदेखा कर दिया। अपना सिर घुमाते हुए उसने अपने शरीर को कमजोर रूप से नरम बिस्तर पर लिटा दिया। स्पष्ट रूप से जियाओ यान द्वारा ऊर्जा डालने की पहले की अचानक कार्रवाई ने
स्वर्ग निगलने वाले अजगर को, जिसमें प्रारंभिक बुद्धि थी, अपने दिल में कुछ गुस्सा महसूस करने के लिए प्रेरित किया था। स्वर्ग निगलने वाले अजगर को देखकर, जो एक छोटे बच्चे की तरह परेशान हो रहा था, जियाओ यान ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से उसके शरीर को सहलाया। जब उसने देखा कि अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है, तो वो केवल कड़वाहट से मुस्कुरा सकता था और अपने स्टोरेज रिंग के भीतर से एमेथिस्ट एसेंस की एक बोतल निकाल सकता था। जिसके बाद उसने बोतल का ढक्कन खोला। एक हल्की खुशबू वाली गर्म सांस धीरे धीरे उठी। स्टोरेज रिंग से एमेथिस्ट एसेंस को निकालने के लगभग तुरंत बाद बिस्तर पर कमजोर पड़ा हुआ स्वर्ग निगलने वाला अजगर अचानक खड़ा हो गया। उसने अपना सिर घुमाया, जियाओ यान के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखा और फिर एमेथिस्ट एसेंस पर नजर डाली, जो एक हल्के बैंगनी धुंध को उत्सर्जित कर रहा था। सांप की आंखों में एक लालसा चमक उठी। एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद वो अब अपने दिल में लालच का विरोध नहीं कर सका। उसने अपनी पूंछ हिलाई और तेजी से जियाओ यान के सामने सरक गया। अपनी सांप की जीभ को बाहर निकाला और एक फुफकारने वाली आवाज निकाली। जियाओ यान ने मुस्कुराते हुए बोतल नीचे कर दी। स्वर्ग निगलने वाले अजगर ने अपनी दुम हिलाई और अपने शरीर को रोशनी में बदल दिया और बिजली की तरह बोतल के सामने प्रकट हुआ। उसने अपना सिर आगे बढ़ाया और अपनी सांप की जीभ को बोतल में डाला, लालच से पीता हुआ। चूंकि जियाओ यान का इरादा इस बार छोटे से साथी के दिल में मौजूद आक्रोश को दूर करना था, इसलिए जियाओ यान ने उसे लालच से इस तरह पीने से नहीं रोका। उसने केवल बोतल के अंदर धीरे धीरे गिरते हुए नीलम सार को देखा और उसके चेहरे पर दर्द की झलक दिखाई दी। बोतल में मौजूद नीलम सार का लगभग 10वां हिस्सा स्वर्ग निगलने वाले अजगर द्वारा निगल लिए जाने के बाद उसने पीना बंद कर दिया। बोतल से बाहर निकलते समय उसका सिर थोड़ा भ्रमित था। वास्तव में उसकी पीली बैंगनी सांप की आंखों में एक नशे की झलक दिखाई दी। स्वर्ग निगलने वाले अजगर को देखकर, जो अपना सिर हिला रहा था, जियाओ यान फूट फूट कर हंसा और उसने भी ऐसा ही किया। उसने सावधानी से एमेथिस्ट एसेंस को संभाल कर रखा और अपनी हथेली से उसके गर्म शरीर को रगड़ा। असहाय स्वर में उसने कहा, छोटे साथी, क्या अब तुम संतुष्ट हो? जब कोई दूसरों का कुछ खाता है तो मुंह छोटा हो जाता है। इस बार स्वर्ग निगलने वाला अजगर फिर से जियाओ यान से नहीं बच पाया। उसने अपनी लंबी गर्दन हिलाई और एक बैंगनी चमक अचानक उसकी सांप की आंखों में घुस गई। अपने सांप के मुंह को चौड़ा करते हुए उसने एक दबी हुई धमाका किया और उसके मुंह से अचानक बैंगनी रंग की लौ निकली। एक पल में अशांत लौ ने कमरे की छत पर लकड़ी के बीम को जलाकर राख के काले काले ढेर में बदल दिया। टीएल, जब कोई दूसरों का कुछ खाता है तो मुंह छोटा हो जाता है, चीनी मुहावरा, जिसका अर्थ है कि जब आप किसी दूसरे की चीज लेते हैं तो उस व्यक्ति के अनुरोध को अस्वीकार करना मुश्किल होता है। जियाओ यान ने धीरे से अपना सिर उठाया और गहरे काले कोयले के खंभे पर नजर डाली, जिससे चटकने की आवाज आ रही थी। उसके मुंह का कोना थोड़ा सा हिल गया। एक क्षण बाद उसने अपना सिर नीचे किया और स्वर्ग निगलने वाले अजगर को देखा, जो बार बार आग के अंकुरों के गुच्छों को उगल रहा था, जैसे कि उसे हिचकी आ रही हो। जियाओ यान को समझ नहीं आया कि उसे रोना चाहिए या मुस्कुराना चाहिए, क्योंकि उसने अपना सिर हिलाया। क्या इस आदमी ने सोचा था कि नीलम सार को बेतरतीब ढंग से खाया जा सकता है? इसमें मौजूद बैंगनी लौ की ऊर्जा की समृद्धि लोगों के रोंगटे खड़े कर सकती है। ये आसानी से बैंगनी लौ में एकत्रित हो सकती है, जिसमें काफी मजबूत हानिकारक शक्ति होती है। वो लौ ऐसी थी जिससे उस समय यूनजी भी डरता था। स्वर्ग निगलने वाले अजगर को असहाय रूप से देखते हुए, जो कभी कभी आग के अंकुरों के गुच्छों को उगलता था, जैसे कि वो खेल रहा हो, जियाओ यान ने आह भरी। वो बस अस्त व्यस्त कमरे को पैक करने के लिए उठने ही वाला था कि उसका शरीर अचानक रुक गया। उसकी निगाहें उन बैंगनी रंग की लौ को ध्यान से देखने लगी।
एक विचार चुपचाप उसके दिल की गहराई से उठा। अगर मैं इन एमेथिस्ट एसेंस द्वारा बनाई गई बैंगनी लौ का उपयोग ग्रीन लोटस फ्लेम के साथ विलय करने के लिए करूं, तो जो एंग्री बुद्धा लोटस फ्लेम बनेगी उसकी ताकत निश्चित रूप से मूल से तुलनीय नहीं होगी, लेकिन यह बहुत कमजोर भी नहीं होनी चाहिए, है ना? इसके अलावा मेरी वर्तमान ताकत के साथ मुझे लगता है कि मुझे इसे नियंत्रित करने में सक्षम होना चाहिए। जियो यान की हथेली ने धीरे से उसकी ठुड्डी को सहलाया और उसने धीरे से कहा। कमरे के अंदर जियाओ यान ने धीरे से अपनी ठोड़ी को रगड़ा। उसका चेहरा चिंतन के भाव से भर गया। काफी देर बाद उसने अपना हाथ पलटा और उसकी हथेली में एक पारदर्शी बोतल दिखाई दी। बोतल के अंदर एमेथिस्ट एसेंस से भरी एक बोतल थी। जियाओ यान ने बोतल का ढक्कन खोला और अपनी उंगली उसमें डाली। जैसे ही उसने सावधानी से उसमें से थोड़ा सा डुबोया, उसकी उंगली से तुरंत एक चुभने वाला दर्द हुआ। अपना हाथ वापस खींचने के बाद जियाओ यान की आंखें अपनी उंगली की नोक पर एमेथिस्ट एसेंस की बूंद को ध्यान से देखने लगी। उसके शरीर में डू क्यूई बह गया। उसकी उंगली से रिसकर बैंगनी रंग के एमेथिस्ट एसेंस की बूंद को धीरे से छू गया। तुरंत एक नरम दबी हुई धमाका की आवाज आई। उसकी उंगली से बैंगनी रंग की छोटी लौ की एक डोरी उठी। गर्म तापमान के कारण जियाओ यान की आंखें सिकुड़ गई। तापमान बुरा नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य से एमेथिस्ट एसेंस की एक बूंद से जो बैंगनी लौ पैदा हो सकती है, वो वास्तव में बहुत कम है। जियाओ यान मुस्कुराया और सिर हिलाया। फिर उसने तुरंत कुछ अफसोस के साथ कहा, मेरे पास बहुत ज्यादा एमेथिस्ट एसेंस जमा नहीं है। अगर इसकी एक बूंद से सिर्फ पर्पल फ्लेम का ये छोटा सा हिस्सा बन सकता है, तो मेरा नुकसान मेरे लाभ से कहीं ज्यादा होगा। जियाओ यान ने एमेथिस्ट एसेंस की बोतल को घूरते हुए अपनी भौहों को सिकोड़ते हुए कहा, लेकिन इस छोटे से साथी ने भी इसे ज्यादा नहीं सोखा। इसने फ्लेम थ्रोवर की तरह आग कैसे उगल दी? जियाओ यान ने धीरे से अपना सिर झुकाया और स्वर्ग निगलने वाले अजगर को देखा, जो आग उगलने में बहुत मजा ले रहा था। उसने अपनी आवाज में अनिश्चितता के साथ खुद से पूछा। जियाओ यान की नजर स्वर्ग निगलने वाले अजगर को घूर रही थी। काफी देर बाद उसने धीरे से अपनी भौं उठाई। कुछ अवलोकन के बाद उसने महसूस किया कि जिस समय स्वर्ग निगलने वाला अजगर पर्पल फ्लेम को थूकने वाला था, उसके मुंह में उसके नुकीले दांतों के बीच से कुछ लार रिस रही थी। जब छोटे बैंगनी रंग के ज्वाला के पौधे इस लार के संपर्क में आए, तो उनका आकार अचानक 10 गुना से ज्यादा बढ़ गया। क्या ये लार की वजह से है? जियाओ यान ने अपने मुंह में धीरे से बुदबुदाया। वो थोड़ा मुस्कुराया और जैसे ही उसने अपनी हथेली को पलटा, उसमें एक खाली बोतल दिखाई दी। तुरंत वो अपने होठों पर मुस्कान के साथ धीरे धीरे स्वर्ग निगलने वाले अजगर के पास चला गया। एक निराशाजनक करवट और घुमाव के बाद, जिससे वो पसीने से लथपथ हो गया, जियाओ यान ने आखिरकार स्वर्ग निगलने वाले अजगर के नुकीले दांतों से आधे से भी कम हल्के हरे रंग की लार प्राप्त की, जो उसकी नाराजगी भरी निगाहों के नीचे थी। उसने इसे अपनी नाक के नीचे रखा और लार को सूंघा, जिसमें हल्की खुशबू थी। जियाओ यान का चेहरा अजीब था, क्योंकि उसने अपना सिर हिलाया। बिस्तर पर स्वर्ग निगलने वाले अजगर को देखते हुए जियाओ यान ने अपने दिल में बुदबुदाया, ये साथी। मुझे मत बताओ कि ये भी एक मादा है। जियाओ यान ने अपने हाथ में पकड़ी 2 बोतलों को धीरे से नीचे रखा और कुछ पल के लिए सोचा। अचानक उसने अपनी हथेली से इशारा किया और अपने स्टोरेज रिंग से गहरे लाल रंग की कड़ाही निकाली, जिसे उसने फिर टेबल पर रख दिया। उसकी उंगली धीरे से फड़की। हरे रंग की लौ की कुछ लपटें बाहर निकली और औषधीय कड़ाही के भीतर तुरंत एक गर्म लौ उठी। औषधीय कड़ाही के भीतर तड़पती लौ को देखते हुए जियाओ यान ने धीरे से अपनी स्टोरेज रिंग को रगड़ा और कुछ पूरी तरह से लाल पौधे निकाले, जिन्हें एक नजर में देखकर कोई भी बता सकता था कि उनमें अग्नि प्रकार की ऊर्जा है। अपनी हथेली को हिलाते हुए
उसने उन सभी को औषधीय कड़ाही में फेंक दिया। फिर उसने हरे रंग की लौ को नियंत्रित किया और उन्हें बार बार परिष्कृत किया, जिससे वे लाल रंग के पाउडर के एक बड़े ढेर में बदल गए। लाल रंग का पाउडर दिखाई देने के बाद जियाओ यान ने 2 सुई ट्यूबों का इस्तेमाल किया, जिनके केंद्र खोखले थे, और क्रमशः एमेथिस्ट एसेंस और स्वर्ग निगलने वाले अजगर की लार की एक बूंद चूसी, जिसके बाद उसने उन्हें औषधीय कड़ाही में डाल दिया। औषधीय कड़ाही के भीतर उठती लौ को देखते हुए जियाओ यान थोड़ा मुस्कुराया। उसकी 10 उंगलियां फुर्ती से उछली और हरे रंग की लौ का तापमान बार बार ऊपर नीचे होता रहा, उसके विचारों के साथ बदलता रहा। हालांकि लौ के तापमान का इस तरह का तेज बदलाव एक कीमियागर की लौ को नियंत्रित करने की क्षमता के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण था, लेकिन वर्तमान जियाओ यान ने फायर लोटस सीड का सेवन करने के बाद पहले से ही इस तरह के परेशानी भरे कदमों को आसानी से पार करने की क्षमता हासिल कर ली थी। औषधीय कड़ाही के भीतर हरे रंग की लौ मंत्रमुग्ध होकर नाच रही थी। काफी देर बाद गर्म तापमान धीरे धीरे कम हो गया। अशांत लौ भी धीरे धीरे गायब हो गई। अंत में ये लौ के आउटलेट से गुजरी, लौ की एक छोटी सी लौ में बदल गई और जियाओ यान की उंगली में प्रवेश कर गई। हालांकि दवा के शोधन के दौरान इसकी एक बड़ी मात्रा समाप्त हो गई थी, लेकिन थोड़ी मात्रा को वापस पा पाना कुछ हद तक अच्छा है। जियाओ यान मुस्कुराया, क्योंकि उसने अपने शरीर में प्रवेश कर चुकी हरे रंग की लौ को देखा। उसने अपनी उंगली हिलाई और एक हल्की हवा कड़ाही के ढक्कन से नीचे चली गई। फिर उसने अपने हाथ से इशारा किया और 3 लाल रंग की गोलियां उड़कर जियाओ यान की हथेली में आ गिरी। जियाओ यान ने इन तीनों डैनवान के साथ खेला और उसके मुंह के कोने पर अनायास ही मुस्कान उभर आई। इस तरह के डैनवान को औषधीय गोली नहीं कहा जा सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनमें औषधीय गोली जैसे कोई अनोखे गुण नहीं थे। जो कोई भी इसे अपने पेट में निगल लेता, उसे न केवल थोड़ा सा भी लाभ नहीं मिलता, बल्कि वो एक दयनीय स्थिति में डूब जाता। डैनवान एक गोली की तरह है, लेकिन इसे खाने वाले किसी भी इंसान को इससे कोई फायदा नहीं होता। अपनी उंगलियों के बीच लाल रंग के डैनवान को घुमाने के बाद जियाओ यान ने इसे अपने मुंह में फेंक दिया। उसने इसे थोड़ा चबाया और तब तक इंतजार किया जब तक कि उसे अपने मुंह में तेजी से फैलती गर्म ऊर्जा का एहसास नहीं हुआ। उस पल उसके शरीर में डूबी हुई तेजी से झुंड में आ गई और गर्म ऊर्जा से टकरा गई। टकराव के क्षण में जियाओ यान ने अपना मुंह थोड़ा खोला। गर्म बैंगनी रंग की लौ का एक समूह अचानक बाहर थूका गया, जिसके बाद ये लगातार उसकी हथेली पर उतरा जो डू क्यूई से लिपटी हुई थी। ये क्रोध से जल रहा था और अभी भी काफी शक्तिशाली था। जियाओ यान ने धीरे से अपने सिर को नीचे करने से पहले अपनी हथेली में उठती बैंगनी रंग की लौ को देखने के लिए गर्म हवा का एक कौर बाहर निकाला। इस बार बैंगनी लौ की मात्रा ग्रीन लोटस कोर फ्लेम के साथ विलय करने के लिए पर्याप्त थी। उस पल जियाओ यान ने राहत की सांस ली। नीलम सार की एक बूंद, स्वर्ग निगलने की एक बूंद अजगर किलार और कुछ अग्नि जैसी औषधीय सामग्री, इन कुछ चीजों की इस तरह के प्रभाव को प्राप्त करने की क्षमता ने जियाओ यान को संतुष्ट कर दिया था। चलो इस चीज को बैंगनी लौ की गोली कहते हैं। अपने हाथ में 2 लाल रंग के डैनवान को उछालते हुए जियाओ यान ने अपना मुंह खोला और हंसा। वर्तमान में वो वास्तव में ये देखना चाहता था कि ग्रीन लोटस कोर फ्लेम और पर्पल फ्लेम के विलय से बनी एंग्री बुद्ध लोटस फ्लेम की ताकत कितनी महान होगी। ऐसा लगता है कि मुझे एक मास लक्ष्य खोजने की आवश्यकता है। बैंगनी लौ की गोली को देखते ही जियाओ यान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने पलटकर स्वर्ग निगलने वाले अजगर को रखा, जो आग उगलने से थक कर सो गया था। जिसके बाद वो मुस्कुराया और इस हिलते हुए कमरे से बाहर चला गया, जो गिरने वाला लग रहा था, एक जीवित लक्ष्य खोजने के लिए, ताकि ये परीक्षण किया जा सके कि एंग्री बुद्धा लोटस फ्लेम का ये नकली संस्करण कितना मजबूत था। इस समय डेजर्ट मेटल मर्सिनरी कंपनी
प्रशिक्षण मैदान में दैनिक प्रशिक्षण का समय था। इसलिए कई भाड़े के सैनिक प्रशिक्षण मैदान पर एकत्र हुए थे। वे तेज धूप का सामना कर रहे थे और पसीने से लथपथ थे, क्योंकि वे एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाने की इस अवधि के कारण उलझे हुए थे। खुले मैदान पर एक छायादार क्षेत्र में जियो डिंग और कुछ अन्य लोग खड़े थे। उनकी निगाहें कभी कभी प्रशिक्षण मैदान पर घूम जाती थी और वे थोड़ा सिर हिलाते थे। मिस्टर लुओबो, ऐसा लगता है कि सैंड मर्सनरी कंपनी के भाई दूसरों के साथ काफी अच्छे से मिल रहे हैं। आपने इस अवधि के दौरान कड़ी मेहनत की है। जियो डिंग ने अपना सिर घुमाया और अपने बगल में बैठे लुओबो से मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि वह दोनों सैनिकों के भाड़े के सैनिकों को देख रहा था, जिनकी उलझने स्पष्ट रूप से एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाने की इस अवधि के कारण काफी हद तक समाप्त हो गई थी। ये सभी तरीके कंपनी के नेता जियाओ डिंग ने सोचे थे। मैंने बस उन्हें लागू किया है। लुओबो ने अपना सिर हिलाया। उसकी आंखों के कोने में बहुत सम्मान था, क्योंकि उसने बगल में खड़े हाई बो डोंग को देखा था। एक बार उसने इस बूढ़े आदमी को लड़ते हुए देखा था, इसलिए वो स्पष्ट रूप से जानता था कि इस अगोचर बूढ़े आदमी में किस तरह की ताकत थी। लुओबो का दिल जियाओ यान से थोड़ा और डर गया, जो हाइबो डोंग को इस भाड़े की कंपनी में रहने के लिए आमंत्रित करने में सक्षम था। जब उसने देखा कि जियाओ डिंग ये सवाल पूछ रहा है, तो उसने जल्दी से एक विनम्र जवाब दिया। जियाओ डिंग स्वाभाविक रूप से लुओबो के डर को जानता था। तुरंत वो मुस्कुराया और उसके साथ थोड़ी बातचीत की। इससे पहले कि वो पीछे मुड़े और हाइबो डोंग को देखा, जो एक पेड़ के तने के खिलाफ झुके हुए थे और एक लंबा चेहरा बना रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, के ओल्ड मिस्टर हाई, क्या दवा की दुकान में वे औषधीय तत्व नहीं है जिनकी आपको जरूरत है? आराम करो। मैंने पहले ही पड़ोसी शहरों में आपकी मदद करने के लिए लोगों को भेज दिया है। अगर उन्हें कोई खबर मिलती है तो वे बहुत जल्द रिपोर्ट करेंगे। कम से कम तुमने, छोटे दोस्त, कुछ प्रयास तो किया है। वो आदमी जियाओ यान जब से मुझे इन औषधीय तत्वों के बारे में बताया है, तब से उस आंगन में चला गया है और फिर कभी बाहर नहीं आया है। ये सुनकर हाइबो डोंग के चेहरे पर एक कमजोर मुस्कान दिखाई दी और उसने जियाओ डिंग को जवाब दिया, लोगों की पीठ पीछे उनकी बुराई करना अच्छी बात नहीं है। अचानक सबके पीछे से एक हल्की सी हंसी निकली। जानी पहचानी आवाज ने कुछ लोगों को जल्दी से अपना सिर घुमाने और मुस्कुराते हुए जियाओ यान को देखने के लिए मजबूर कर दिया, जो वहां से गुजर रहा था। क्या तुम्हारी चोट पूरी तरह से ठीक हो गई है? जियाओ यान को देखते हुए, जिसकी उपस्थिति में स्पष्ट रूप से अतीत की तुलना में अधिक जीवंतता थी, हाइबो डोंग के बूढ़े चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखाई दी और उसने स्तब्ध स्वर में पूछा, हाँ। जियाओ यान मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। उफ, कितना असामान्य व्यक्ति है। इतनी गंभीर चोट के साथ 1 महीने से भी कम समय में पूरी तरह से ठीक हो जाना। जियाओ यान को अपना सिर हिलाते हुए देखकर हाइबो डोंग ने तुरंत कड़वाहट से मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। साथ ही जियाओ यान ने जो किया उससे उसका दिल चौंक गया। जियाओ यान मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। वो मुस्कुराया और जियाओ डिंग और दूसरों के साथ थोड़ी देर तक बातचीत की, इससे पहले कि उसकी नजर अचानक बगल में बैठे लुओबो पर पड़ी। वो थोड़ा मुस्कुराया, लेकिन मुस्कुराहट की वजह से बाद वाले को थोड़ा डर लगा। कंपनी लीडर जियाओ यान को धीरे धीरे चलते हुए देखकर लुओबो ने जल्दी से अभिवादन किया। मिस्टर लुओबो, क्या आपको डेजर्ट मेटल मर्सनरी कंपनी में रहने की आदत हो रही है? जियाओ यान ने मुस्कुराते हुए पूछा। जियाओ यान की मुस्कान देखकर लुओबो ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। वर्तमान में वो कबीले में पहले बुजुर्ग की मृत्यु की खबर जिया मां साम्राज्य के पूरे पूर्वी क्षेत्र में फैल चुकी थी। हालांकि दूसरे लोग इस बारे में स्पष्ट नहीं हो सकते कि हत्यारा कौन था, लेकिन लुओबो को अपने दिल में बहुत स्पष्ट रूप से पता था कि जिसने ये किया वो निश्चित रूप से उसके सामने खड़ा ये युवक था, जो पूरी तरह से हानिरहित लग रहा था। मिस्टर लुओबो,
चूंकि आप बिना किसी काम के इधर उधर घूम रहे हैं, तो क्या आप मुझे एक प्रयोग में मदद कर सकते हैं? जियाओ यान ने एक और मुस्कान के साथ पूछा। उसने लुओ बू के सिर हिलाने का इंतजार नहीं किया। इसके बजाय उसने तुरंत अपने पैर उठाए और छायादार जगह से बाहर चला गया। हालांकि जियाओ यान की मौजूदा ताकत पहले ही डूशी क्लास में वापस आ चुकी थी, लेकिन जियाओ यान को स्पष्ट रूप से पता था कि लुओ बू जैसे व्यक्ति से निपटने पर अगर कोई अचानक उसके साथ दोस्ताना व्यवहार करता है तो लुओ बू को तुरंत संदेह होगा। जियाओ यान की बातें सुनकर लुओ बू को समझ नहीं आया। तुरंत उसने कड़वाहट से मुस्कुराया और अपने पैरों को उठाने से पहले अपना सिर हिलाया। एक तरफ खड़े जियाओ डिंग और जियाओ ली ने इस अजीब हरकत को देखा और नजरें बदले बिना नहीं रह सके, जिसके बाद वे भी उत्सुकता से उसके पीछे चले गए। जियाओ यान धीरे धीरे ट्रेनिंग ग्राउंड के एक कोने में रुका। उसने लुओ बू का सामना किया, जो कुछ असहज था, और हल्की मुस्कान के साथ बोला, तुम्हें अपनी पूरी ताकत बचाव के लिए लगानी चाहिए। मैं ये जानने की कोशिश करना चाहता हूं कि जिस चीज को मैंने अभी अभी संशोधित किया है उसमें कितनी ताकत है। हाँ? ये सुनकर लुओ बू के मुंह का कोना कांप उठा। उसका भाव कुछ बैंगनी हो गया। जियाओ यान ने वास्तव में उसे एक लक्ष्य के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी। जियाओ डिंग और अन्य सभी डेजर्ट मेटल मर्सनरी कंपनी के उच्च श्रेणी के सदस्य थे। जब ट्रेनिंग ग्राउंड में मौजूद अन्य कंपनी के सदस्यों ने उन्हें इकट्ठा होते देखा तो उन्होंने तुरंत जगह घेरनी शुरू कर दी और बीच में जियाओ यान और लुओ बू को उत्सुकता से देखने लगे। सावधान रहना, जियाओ यान ने लुओ बू को याद दिलाया, जिसके चेहरे पर हरे और बैंगनी दोनों भाव थे। इससे पहले कि वो अपनी उंगली हिलाता, एक लाल रंग का डैनवान दिखाई दिया, जिसे उसने सबके सामने अपने मुंह में फेंक दिया। उसने थोड़ा चबाया और एक पल बाद अपना मुंह खोला। बैंगनी रंग की गर्म लौ का एक समूह बाहर निकला और धीरे धीरे उसके हाथ पर आ गिरा, जिसे डू क्यू ने अलग कर दिया। जियाओ यान ने बैंगनी रंग की लौ के इस समूह को धीरे से उछाला और मुस्कुराया। फिर उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और एक हरे रंग की लौ धीरे धीरे उठी। अपने दोनों हाथों पर दो अलग अलग रंग की लौ को देखते हुए हैबो डोंग कुछ पल के लिए असमंजस में पड़ गया। उसके हाव भाव तुरंत बदल गए और उसने बुदबुदाया, अरे यार, क्या ये छोटा लड़का फिर से वही चाल चलने की योजना बना रहा है? जैसे जैसे हैबो डोंग की आंखों में डर धीरे धीरे बढ़ता गया, प्रशिक्षण मैदान में मौजूद जियाओ यान ने वास्तव में धीरे धीरे अपनी दोनों हथेलियां एक साथ रखना शुरू कर दिया। जियाओ यान की ये हरकत देखकर हैबो डोंग के हाव भाव आखिरकार पूरी तरह बदल गए। उसके पैर अचानक जमीन पर धंस गए और सबके सामने बिजली की तरह हवा में उछल गए। उसने जोर से पैर पटकते हुए कहा, जियाओ यान, तुम पागल हो। पिछली बार तुमने लगभग खुद को मार डाला था। तुम फिर से कोशिश करना चाहते हो? जियाओ यान ने अपना सिर उठाया और हवा में ही हाइबो डोंग को देखा, जो गुस्से में उड़ गया था। उसका चेहरा पूरी तरह से स्तब्ध था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि ये बूढ़ा आदमी उसकी गुस्साए बुद्ध लोटस फ्लेम से इतना भयभीत होगा।